नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 18 स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। आइए बता दें क्या खास लेकर आए हैं आज इस शो में हम आपके लिए। फोकस बाजार पर रहेगा, जहां जोरदार रिकवरी हमने देखी निचले स्तरों से आते हुए। क्या ये रिकवरी कल भी जारी रहेगी, करेंगे अपने एक्सपर्ट से चर्चा। पीवीआर और आईनॉक्स, ये दो स्टॉक्स फोकस में रहे। आज मर्जर के बाद काफी जोरदार तेजी देखने को मिली। क्या ये तेजी कल भी जारी रह सकती है? इन स्टॉक्स में आगे क्या करना चाहिए, हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। और साथ ही कल के लिए कुछ ट्रेडिंग आइडियाज भी होंगे शो में आगे। तो शुरुआत करेंगे यहाँ पर बाजार के साथ, जहां हमने देखा कि अच्छी खासी आज रिकवरी देखने को मिली और निचले स्तरों से बाजार काफी बढ़िया रिकवर होते हुए 17,200 के ऊपर जाकर बंद हुआ। होटल शेयरों में खासतौर पर तेजी देखने को मिली। कौन कौन से और स्पेस पर सबसे ज्यादा एक्शन था और कहां सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली, मेरी सहयोगी प्रियंका जुड़ रही है हमारे साथ, उनसे जानते हैं। प्रियंका बताइए। देखिए, आज अगर फर्स्ट हाफ की बात करें, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि बाजार जो है तेजी या मोमेंटम पकड़ेंगे, लेकिन सेकंड हाफ में बाजार ने बिल्कुल सरप्राइज किया और जो शानदार रिकवरी देखने को मिली काबिले तारीफ थी। क्लोजिंग भी जहां हुई, अच्छी बढ़त के बीच हर इंडेक्स, हर सेक्टर, हर पॉकेट में, कुछ एक दो सेक्टर्स को छोड़ दीजिए तो बढ़त के साथ ही हमें देखने को मिली। लेकिन अगर बजिंग स्टॉक्स की बात करें, सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्टॉक्स जिन्होंने बाजार को आज दिन भर बेहतरीन तरीके से सपोर्ट किया, इस लिस्ट में रिलायंस, आईटीसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक शामिल रहे। इस बीच वॉल्यूम बजर्स, 3 स्टॉक्स देख लीजिए, लेमन ट्री, टाटा एलेक्सी, इंडस टावर्स, क्या धुआंधार एक्शन यहां पर देखने को मिला। ऑफकोर्स होटल स्टॉक्स हैं जो कि लगातार फोकस में है और अनलॉक थीम है जो कि लगातार फोकस में, और इसी में ओवर द वीकेंड जो एक बड़े मर्जर की डील अनाउंस होती हुई दिखी, इसका सीधा असर था जो कि पीवीआर आईनॉक्स लीजर पर भी देखने को मिला। अच्छी बढ़त के दिन आज दिन भर ट्रेड हमने देखे और अच्छी तेजी के बीच ही क्लोजिंग के समय भी इन स्टॉक्स में कामकाज हरे निशान के साथ ही बंद होता हुआ दिखा। इस बीच कुछ अनयूजुअल मूवर्स भी थे जिनके बारे में सोचा नहीं था और अचानक से अच्छी बढ़त के बीच कामकाज कर रहे थे, जैसे गुजरात एल्कलीज, ईआईएच लिमिटेड। इन तमाम स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स हमने देखे और साथ ही निफ्टी के गेनिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स की अगर बात करें, भारतीय एयरटेल, कोल इंडिया, आइशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स इस सूची में थे जहां पर अच्छी तेजी के बीच बजिंग मूवमेंट देखने को मिल रहा था। लूजिंग कैंडिडेट्स भी रहे, यूपीएल, डॉक्टर रेड्डीज, एसबीआई लाइफ और नेस्ले आज दिन भर परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन मिड कैप के गेनिंग मोमेंटम की अगर बात करें, अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, टाटा एलेक्सी, क्योंकि अच्छी तेजी के बीच धुआंधार एक्शन स्टॉक ने पिछले एक महीने में दिखाया और आज भी तेजी जो है बिल्कुल बरकरार रही। अदानी पावर, प्रेस्टीज एस्टेट, अदानी टोटल गैस जैसे स्टॉक्स भी थे जो कि मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम ही दिखा रहे थे। इस बीच अगर सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को समझेंगे, मेजर गेनिंग सेक्टर्स में ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, मेटल और साथ ही निजी बैंक क्षेत्र शामिल रहे। और लूजिंग सेक्टर्स की अगर बात करें, 2 सेक्टर्स हैं जो आज बाजार में परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर पाए। उन दोनों सेक्टर्स में से आईटी एक रहा और दूसरा फार्मा। तो क्लियरली जब क्लोजिंग देखने को मिली अच्छी बढ़त के बीच ही हर सेक्टर में इन दोनों को अगर छोड़ दें बढ़त के साथ ट्रेड्स देखने को मिले। और इंडेक्स की भी अगर बात करें, बैंक निफ्टी में अच्छी परफॉर्मेंस तेजी के साथ क्लोजिंग दिखी। निफ्टी में हमने देखा 17,200 के पार क्लोजिंग देखने को मिले और सेंसेक्स में भी अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज देखने को मिला। तो अच्छा सेशन बाजार के लिए साबित होता हुआ दिखा। बिल्कुल, तो एक अच्छा सेशन, नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी बाजार में देखने को मिली। और कुछ एक्सपर्ट से भी हमने बात की। कार्नेलियन कैपिटल के फाउंडर विकास खेमानी का कहना है कि जियोपॉलिटिकल संकट के कारण बाजार में अनिश्चितता का दौर तो बरकरार रहेगा। निवेशकों को इस साल बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना कुछ कम है। एक आज अनिश्चितता का दौर बना हुआ है। ये जो यूक्रेन वॉर है उसकी वजह से जो सप्लाई चेन रिलेटेड डिस्ट्रप्शन थे और कमोडिटी प्राइसेस जो ऊपर जा रहे थे वो और एस्केलेट हो गए हैं और बढ़ गए हैं। और ये जो थोड़ा सा वर्ल्ड में अनिश्चितता का माहौल बन गया है और ये जब तक सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मार्केट भी अनिश्चितता के दौर से गुजरता रहेगा। और वहीं पे ये सारी बातें आ रही हैं ना। ये वॉर कब खत्म होगी, इसका कितना परिणाम होगा, ये तो कोई नहीं कह सकता है। आप एक अटकलें लगा सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि और ये बिल्कुल चिंता का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ये भी एक मानना है कि आप देखेंगे तो इतनी सारी कंसर्न्स के बावजूद भी, चाहे वो वॉर ले लीजिए, चाहे लिक्विडिटी विड्रॉल ले लीजिए, चाहे वो इन्फ्लेशन ले लीजिए, चाहे उसके बावजूद भी मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं हुए हैं। इट मीन्स मार्केट में एक थोड़ी रेजिलियंस है, मार्केट में थोड़ी सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये अगले 3-6 महीने और ये साल का शायद दौर है, वो कुछ
अनिश्चितता के बीच में ही निकलेगा। आगे पीछे मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे चलते रहेगा, पर इस साल से शायद मुझे लगता है उम्मीदें रखना रिटर्न्स के लिहाज से काफी नाजायज होगा और गलत होगा। मुझे लगता है हमें एक्सपेक्टेशन इस साल के हिसाब से कम रखनी चाहिए। तो अनिश्चितता का माहौल बरकरार रहेगा और यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो बाजार में मौके अभी भी बाकी हैं। मेरे दो खास मेहमान जुड़ गए हमारे साथ, शर्मिला जोशी और किरण जानी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। किरण, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। 17,200 के पार बाजार ने जो क्लोजिंग दी है, कितना अहम मानते हैं और आज की रिकवरी क्या आपको लगता है कि कल भी सस्टेन कर पाएगी? गुड इवनिंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखें उसके पहले डाउ जोन्स की हम बात करें, सो डाउ जोन्स में हमने लास्ट वीक में देखा है कि एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमने देखा है डेली चार्ट के ऊपर, और उसके मुताबिक जिस तरह से डाउ जोन्स में रिकवरी आ रही है, या तो डाउ जोन्स में आज सुबह भी हमने देखा था कि जो 34,600 के आसपास ट्रेड कर रहा था वो हमारे मार्केट के दरमियान ऊपर में 34,800 तक आया। अब जब यूएस सेशन खुलेगा उसके बाद हमें लग रहा है कि ये तेजी है वो बरकरार रहेगी और ऊपर में 35,000 तक के लेवल में डाउ जोन्स जा सकता है। तो सिमिलर फैशन में अगर मैं निफ्टी में भी बात करूं, सो निफ्टी में भी हमने देखा था कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट आया था 16,900 के आसपास। उसके बाद हमने देखा कि ऊपर में 17,400 से 17,000 की ये 400 पॉइंट की रेंज के अंदर लास्ट 2 वीक से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। अब अगर हम उसके भी मैन्यूट चार्ट के अंदर देखेंगे तो रिसेंटली एक जो फॉल आया था नीचे के लेवल में 17,000 के आसपास, वहां से एक अच्छी रिकवरी हमको देखने को मिली है। उस रिकवरी के बाद एक अगेन एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें दिख रहा है और उसका जो ब्रेकआउट है वो आ चुका है। साथ ही साथ अगर हम ऑप्शंस डेटा की बात करें तो ऑप्शंस डेटा के अंदर भी हमें एक अच्छी खासी लग रहा है कि कल के सेशन में अगर 17,200 के ऊपर मार्केट टिक जाता है तो कॉल साइड में एक शॉर्ट्स कवरिंग आ सकती है। 17,200 के कॉल्स की अगर मैं बात करूं तो 1 लाख लॉट का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और मार्केट ने आज कंफर्टेबली 17,200 के ऊपर बंद भी दे दिया है। सो अगर मार्केट कल 17,200 के ऊपर 10 से 15 मिनट टिक जाती है देन वी कैन एक्सपेक्ट बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छी सी शॉर्ट्स कवरिंग कॉल साइड में आएगी, जिसके मुताबिक 17,500 तक के लेवल्स इस एक्सपायरी तक हम निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। अब बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी डेली चार्ट के ऊपर अच्छा खासा रिवर्सल फॉर्मेशन हमको देखने को मिल रहा है। लोअर टाइम फ्रेम में मैं बात करूं तो फॉलिंग वेज चैनल ब्रेकआउट, साथ ही साथ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट मिल रहा है और जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 35,800 उसके ऊपर आज कंफर्टेबल क्लोज दे दिया है। अब कल के सेशन में हमको देखना रहेगा कि 36,000 का लेवल कितना क्रूशियल रेजिस्टेंस प्लेस करता है। जैसे अभी हम देखें तो 36,000 के कॉल में 75,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट मौजूद है। सो कल अगर 36,000 के ऊपर बैंक निफ्टी टिक जाती है देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 600 से 700 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में इस एक्सपायरी तक देखने को मिल सकती है। सो ओवरऑल सिनेरियो पॉजिटिव है, हमें लगता है कि ये तेजी बरकरार रहेगी कल के दिन। ओके, तो ये तेज़ी बरकरार रह सकती है कल के सेशन में भी। और तेज़ी के इस दौर में एक खबर के दम पर हमने देखा दो स्टॉक काफ़ी ज़ोरदार बढ़त के साथ आज जाकर बंद हुए। वो थे पीवीआर और आइनॉक्स। इनके मर्जर के ऐलान से दोनों ही शेयरों में हमने ब्लॉकबस्टर तेज़ी देखी। इस डील के क्या मायने हैं, क्या इस डील की डिटेल है? मेरी सहयोगी प्रियंका जुड़ रही है मेरे साथ, उनसे समझते हैं। पहले प्रियंका बताइए। देखिए, एक बड़ा तो है, दोनों बिजनेसेस एक कंबाइंड जो मार्केट शेयर प्रेजेंट करते हैं, यानी पीवीआर और आईएनएक्स। आप देखेंगे अगर आईएनएक्स में इस वक्त तेजी आपको ज़्यादा दिख रही है, 10% ज़्यादा तेजी आईएनएक्स में और पीवीआर में भी लगभग 5% है। उसका रीज़न है क्योंकि पीवीआर चल चुका है पीछे, और सेकेंडली ये जो डील है यानी जो आईएनएक्स का मर्जर है पीवीआर में, वो आईएनएक्स के लिए क्योंकि अगर आप इनका एड रेवेन्यूज़ देखेंगे तो 30% डिस्काउंट पे थे आईएनएक्स लेजर के पीवीआर से। तो जाहिर तौर पर आईएनएक्स को फ़ायदा ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते आज स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है, ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है पीवीआर से। एक बार इसकी जो क्रूशियल डिटेल्स हैं जो आप बता भी चुके हैं कि आप जो रेशो होगी, स्वैप रेशो होगी, वो क्या होगी। आईएनएक्स लेजर जिनके पास भी होगा उस स्टॉक में अगर आपके पास 10 स्टॉक शेयर्स हैं तो आपको अब जो कंबाइंड मर्ज्ड एंटिटी हो जाएगी पीवीआर में, पीवीआर आईएनएक्स जिसको कहा जाएगा, उसमें आप 3 शेयर्स आपके नाम होंगे अगर आपके पास 10 शेयर्स थे। एक बार 2-3 क्रूशियल डिटेल्स जो देख लेनी चाहिए कि जो एनालिस्ट मानते हैं, यहाँ से जो एक प्रोजेक्शंस निकल कर आ रही हैं वो ये कि कंबाइंड रेवेन्यू जो FY24 के लिए होंगे वो लगभग 6,800 करोड़ हो सकते हैं, और एक बड़ा मार्केट शेयर क्योंकि 4 ही बड़े मल्टीप्लेक्स प्लेयर्स थे। और हम देख रहे हैं कि ये फिगर भी बहुत बड़ी है, लगभग 1546 स्क्रीन्स होंगी
100 से ज़्यादा स्टेट्स सिटीज़ में अब इस मर्ज्ड एंटिटी के पास, तो यानी जो अब कंबाइंड मार्केट शेयर है, 4 ही बड़े प्लेयर्स और अब सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, क्योंकि ये दोनों कंपेटिटर्स थे, राइवल्स थे, लेकिन इस सिनर्जी के बाद उनके पास जो मार्केट शेयर आएगा वो 49% होगा। तो ये कुछ क्रूशल डिटेल्स हैं और हम देख भी रहे हैं कि दोनों स्टॉक्स अब तक अगर आप YTD रिटर्न्स देखें लगभग 35% तक YTD रिटर्न्स दे चुके हैं। अगर दोनों कंपनियों के मार्केट कैप की आप बात करें तो आइनॉक्स लेजर का क्लोज टू हाफ द मार्केट शेयर है PVR के, लेकिन अब जो कंबाइंड मार्केट शेयर निकल कर आएगा, कंबाइंड जो एंटिटी के पास स्क्रीन्स होंगी, प्रेजेंस होंगी स्टेट्स में, वो इसे एक सिग्निफिकेंट प्लेयर बना देगी, इनफैक्ट टॉप प्लेयर बना देगी इस पूरे ही सेक्टर में। सो ये वॉच आउट करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और आपको याद होगा कि एक और न्यूज़ आई थी पीछे कि ये पूरी इंडस्ट्री जो है, मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वो लगभग $100 बिलियन हो जाएगी 2030 तक। तो जाहिर सी बात है एंटरटेनमेंट स्पेस विल हैव अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू दिस स्पेस। करेक्ट। साथ ही PVR और आइनॉक्स के विलय पर PVR के CMD अजय बिजली ने कहा है कि पिछले 2 साल मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री के लिए बेहतर नहीं रहे, बिजनेस बचाने के लिए ये डील बेहद अहम थी। वहीं आइनॉक्स लीजर के ED सिद्धार्थ जैन का कहना है कि दर्शकों के लिए बेहतर अनुभव के लिए दोनों ब्रांड्स ने साथ आने का फैसला लिया है। Consolidation, M&A activity is very prevalent in this sector, both in India and globally for the longest time. But of course, there is no shying away from the fact that the last 2 years, the industry got very badly bruised, not only in India but internationally as well, and that, of course, exacerbated the whole decision to come together and find some synergies, make the balance sheet stronger. We've known very well for over a decade, and we've had the highest degree of respect for what he has created as a pioneer of the industry. And what better way than for two of the best brands to come together to share a common passion of serving the consumer the finest movie watching experience, not only in India but certainly potentially in the world as well. So that was the driving force behind it. शर्मिला, आपको शामिल करेंगे चर्चा में। इन दोनों ही स्टॉक्स पर क्या व्यू? एक ब्लॉकबस्टर रिएक्शन जरूर दिया मार्केट ने आज, अच्छी खासी तेजी हमने देखी, लेकिन ऊपरी स्तरों से कुछ गिरते हुए दिखाई दिए स्टॉक, जाकर ग्रीन में ही बंद हुए। आइनॉक्स के लिए ये डील बेहतर बताई जा रही है, आपका एनालिसिस क्या कहता है और स्टॉक पर क्या व्यू है आपका? वेल ऑनेस्टली 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगी कि एक तो जैसे आपका डिस्कशन हो रहा है कि डेफिनेटली ये आइनॉक्स के लिए ज्यादा बेहतर है बिकॉज थोड़े उनके एड रेवेन्यूज हो या वेदर इट वाज देयर एवरेज टिकट प्राइस, ऑल दीज थिंग्स वर एट अ स्लाइट डिस्काउंट टू PVR। और अभी उनकी जो कंबाइंड एंटिटी है वो एक काफी उनकी स्क्रीन स्पेस और मार्केट शेयर उनका विल बी वेरी गुड। But the 2-3 things, one big takeaway I can see from this is कि जो streaming platforms से जो in a way the competition that is emerging और वो जो काफी evident हुआ है पिछले 2 सालों में, and just I mean today if you were to look at what has happened at the Oscars, तो for the first time एक जो streaming platform पे release की गई film थी, that is one best picture. So I think it is somewhere telling of times that are coming, and I think that ये exhibition space है उसको आगे चलकर काफी competition होगी even in the domestic context, और उस वजह से भी ये deal काफी अहम हो जाता है because it is 2 big players consolidating, और I think they have recognized कि आगे चलकर उनके लिए चीजें यहाँ से it's not necessary कि once COVID norms are lifted people will just start going back to watch movies in a theater. They will have to add they'll have to really up their game and give a better experience, और उस वजह से I think it's good अगर वो दोनों एक साथ इस चीज जो competition streaming से आ रहा है उसके सामने वो अपने आप को position करे. What I think is bad news for people like you and me who want to go to the movies and who want to go to the theaters and see a movie is like it's a monopoly now. So अगर आप whether it's the price of a ticket or the price of a popcorn, I mean we don't have a choice really anymore going forward. So ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से कीमतें बढ़ती है हमारे लिए. But I think for the companies, especially for Inox, this is a great move. करेक्ट। तो हो सकता है कि आइनॉक्स का शेयर खरीद के ही अब पॉपकॉर्न के पैसे निकालने पड़े, जिस तरह से तेजी हमने वहां पर आते हुए देखी है। आपका क्या व्यू है यहाँ पर किरण? आइनॉक्स में 11% की जो तेजी देखने को मिली है, चार्ट्स पर ऐसा लगता है कि हम आइनॉक्स के शेयर बेचकर आगे पॉपकॉर्न के पैसे निकाल पाए, इसमें और तेजी दिखेगी?
सो ओवरऑल अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो आज का जो न्यूज की वजह से जो गैप अप ओपन हुआ था उसके बाद हमने देखा कि उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। ओवरऑल हमें लॉन्ग टर्म चार्ट की अगर मैं बात करूं, जैसे वीकली चार्ट की मैं बात करूं, तो ऑल टाइम हाई के ऊपर आइनॉक्स आज ऊपर ओपन हुआ और उसके बाद हमने देखा एक प्रॉफिट बुकिंग आया। सो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। मुझे लगता है जिस तरह से चार्ट का सेटअप है 495 से 500 के बीच में हमें वेट करना चाहिए। अगर वहां कहीं पे मिलता है और ये न्यूज में भी अगर पॉजिटिवनेस रहती है और ये कंटिन्यू रहता है तो वहां पे एक बार के लिए हमें एंट्री लेनी चाहिए। ओवरऑल जिस तरह से सेटअप है, चांसेस है ये स्टॉक प्राइस 550 560 तक जाने की गुंजाइश रखता है, बट बाय ऑन डिप वुड बी द प्रेफर्ड स्ट्रेटजी, सो वन शुड वेट फॉर द 500 लेवल। जाने की ये शक्ति रखता है, लेकिन बाय ऑन डिप्स दैट इज द स्ट्रैटेजी, क्योंकि एक दिन में काफ़ी चल चुका है स्टॉक, तो इसलिए आपको थोड़ा अब रुकना चाहिए, कुछ गिरावट आए तब लेना चाहिए आइनॉक्स में, लेकिन अपसाइड अभी भी बरकरार दिखाई देता है। एक और स्टॉक जो फोकस में था वो था रुचि सोया, क्योंकि उसका एफपीओ आज बंद हुआ और ये 3.5 गुना से ज़्यादा भरकर बंद हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो रिटेल स्पेस है इसकी वो करीब करीब 90% तक भरा है यहाँ पर। शर्मिला, जो जिस तरह का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है रुचि सोया के एफपीओ में, वो तो फिलहाल के मार्केट को देखते हुए इनकरेजिंग ही माना जाएगा। ये जो लिस्टेड प्राइस है स्टॉक का 800 850 के आसपास, आपको लगता है कि ये एक अच्छा एंट्री लेवल हो सकता है स्टॉक के लिए? रियली वेट एंड वॉच, क्योंकि मुझे लगता है एक तो जिस तरह का रिसेप्शन जो नया आईपीओ का आया है और जिस तरह से आज हालत है काफी स्टॉक्स की, उससे थोड़े तो इन्वेस्टर्स संभलेंगे। और उसके साथ साथ आई एम इवन इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन आई एम नॉट फुल्ली ऑन बोर्ड, तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। ये वेट एंड वॉच करना चाहिए। एक स्पेस जो आज फोकस में थी किरण, वो थी होटल स्पेस। हमने देखा जोरदार तेजी, चाहे वो रॉयल ऑर्किड हो, EIH हो, इन सब में देखने को मिली। क्या कहीं आपको चार्ट्स पर ऐसा कोई दिखा कि कोई स्टॉक यहाँ से आगे एक लंबी छलांग के लिए तैयार हो रहा है? सो होटल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल रीजन जो रिवेंज जो ट्रैवलिंग की बात हो रही है उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि काफी टाइम से होटल के अंदर एक अट्रैक्टिवनेस हमको दिखने को मिल रही है। अब अगर चार्ट वाइज हम देखें तो जो होटल इंडस्ट्री के चार्ट है उसमें से इंडियन होटल लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। हमने देखा है कि काफी टाइम से जो वन वे रैली है होटल इंडस्ट्री में या तो इंडियन होटल में बरकरार है। अप्रैल मंथ से हम देख रहे हैं कि इंडियन होटल जो 90 रुपीज का था वो आज अभी 231 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। और भी हमने देखा था कि अक्टूबर 21 से उसने 230 का हाई बनाया था, उसके बाद वो कंटिन्यू एक कंसोलिडेशन रेंज में था। मार्केट में काफी ज्यादा नीचे की गिरावट आई थी, लेकिन ये स्टॉक गिरा नहीं था। नीचे में हमने देखा कि 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके वापस वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो इंडियन होटल स्टिल लुक्स गुड। 230 के ऊपर जब तक ये स्टॉक है हमें लॉन्ग करके चलना चाहिए। एक छोटा सा स्टॉप लॉस आप 210 का मेंटेन कीजिए, और जिस तरह का डेली चार्ट के ऊपर सेटअप है देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम इसमें 30 से 40 रुपए की और तेजी देख सकते हैं। सो 230 पे आप बाय कीजिए, 220 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और ऊपर में 260 से 217 तक के लेवल 2 से 3 दिन में आ सकते हैं। कि 2 से 3 दिन में और तेजी की उम्मीद इंडियन होटल्स में। स्टॉप लॉसेस का जरूर ध्यान रखिए, यहाँ पर तेजी अभी आगे बरकरार रहेगी। एक स्पेस आईपीओ एफपीओ की हम चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर शर्मिला आपसे जानना चाहेंगे, वेरांडा लर्निंग का आईपीओ कल से खुलने वाला है और 31 मार्च तक ये खुला रहेगा। 130 से 137 रुपए का प्राइस बैंड रखा गया है, 200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आप इस आईपीओ को स्टडी कर पाए हैं? क्या एडवाइस कर रहे हैं आप क्लाइंट्स को? नहीं, आई एम अफ्रेड आई हैव नॉट हैड अ लुक एट दिस आईपीओ। चलिए, कोई बात नहीं। तो वेरांडा लर्निंग का आईपीओ हम लगातार एक्सपर्ट से नज़रिया लेते रहेंगे। कल ईटी नाउ स्वदेश पर जानेंगे कि किस तरह ये कंपनी का जब आईपीओ खुलेगा तो क्या करना चाहिए आपको। इस बीच लेकिन कुछ आइडियाज़ ज़रूर हमारे जो आज मेहमान हैं वो शेयर करना चाहेंगे। जानते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन से स्टॉक्स पर उनका फोकस है। वक्त हो गया है VIP शेयर्स का। शर्मिला, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, कौन से स्टॉक्स पर फोकस करना चाहेंगी आप कल के सेशन के लिए? I think पिछले सोमवार जब अपनी बात हुई थी, so we had spoken of hot summers and we had spoken of air conditioner stocks. I think they've sort of done well. अब हमको फोकस करना चाहिए कि गर्मी जैसी आती है तो छुट्टी भी आती है, एंड इंडियन होटल्स, आप थोड़ी देर पहले उस सेक्टर की बात कर रहे थे, so I'm going with इंडियन होटल्स। मुझे लगता है कि ये साल भी थोड़ा इनबाउंड ट्रैवल जो है वो ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू ओवरसीज ट्रैवल। Of course, I think flights are opening up after I think 2 years. Normal operations होने जा रहे हैं। I think आज से या कल से मैंने पढ़ा था। तो
दैट विथस्टैंडिंग आई थिंक कि जो इनबाउंड ट्रैवल है वो ज्यादा होगा, एंड आई थिंक इंडियन होटल्स इज वेरी नाइसली पॉइज्ड. 6 quarters, after 6 quarters it has given good results, और लॉस किए जा रहे थे, अब जाके प्रॉफिट आना चालू हुआ है. और अगर आप देखेंगे कि वेदर इट इज लॉट ऑफ देयर metrics are improving. तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, and the fact that we are now approaching a holiday season, I think this is a good time to enter Indian hotels from a longer term perspective. I think current levels say we could see levels of 265, 270 on the stock. ओके तो दोनों ही मेहमान हमारे इंडियन होटल्स पर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं. शर्मिला, जो आपने बात कही, जो रेगुलर फ्लाइट्स हैं, शेड्यूल फ्लाइट्स हैं, वो शुरू हो चुकी हैं इनफैक्ट संडे से. तो मैं एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या होटल्स के अलावा एयरलाइंस पर भी फोकस होगा अब? क्या आपको स्पाइस जेट हुआ, इंटेग्लोब एविएशन हुआ, इंडिगो, इन सब पर भी कोई दिलचस्पी दिखाई दे रही है? यहाँ पर ना थोड़ा रनअप हो चुका है, एंड एट द सेम टाइम क्रूड प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं. सो दैट कुड पुट अ प्रेशर ऑन देयर प्रॉफिटेबिलिटी. तो उसी वजह से आई एम नॉट रियली स्पीकिंग ऑफ एविएशन, बट वी हैव गॉन विद होटल्स इंस्टेड. नहीं, बिल्कुल सही बात है. सेक्टर में भी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जैसा लगातार हम बता रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हमको बता ही रहे हैं ये कि बाजार में इस समय बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होकर चलने की ज़रूरत है. तो इंडियन होटल्स दोनों ही मेहमानों को पसंद आता है. शर्मिला ने जो कॉल दिया है वो लॉन्ग टर्म का है. यहाँ पर आपको व्यू थोड़ा रखना पड़ेगा लंबे नज़रिए का, लेकिन आपको 12 से 15% के रिटर्न की उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है. किरण, आप कौन से स्टॉक्स पर फोकस करेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में? हमारे 2 कॉल रहेंगे. दोनों हम पहले के सेक्टर की बात करता हूं. तो जैसे हमने बैंक निफ्टी की बात की कि हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में जिस पॉइंट पे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, कल के दिन में हम एक शॉर्ट कवरिंग मूव देख सकते हैं. विद इन द बैंक सेक्टर हमको लग रहा है कि पीएसयू बैंक जिस तरह से डेली चार्ट के ऊपर पोजिशनिंग है वो यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है. कैनरा बैंक की मैं बात कर रहा हूँ. डेली चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो एक फ्लैग एंड पोल जैसा भी दिख रहा है, और साथ साथ में कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट दिख रहा है. अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो लोअर टाइम फ्रेम में भी एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है. लास्ट वीक से हमने देखा था कि 228 से लेकर स्टॉक प्राइस 222 की रेंज में था. आज कंफर्टेबली 228 के ऊपर इसने क्लोज दिया है. हमें लगता है कि तेजी इसमें कंटिन्यू रहेगी. कैनरा बैंक 228 के आसपास आप लॉन्ग करके चल सकते हो. कल के दिन का अगर हम टारगेट देखें तो 240, और अगर आप 1-2 दिन होल्ड कर सकते हो तो 250 तक के टारगेट भी इसमें आ सकते हैं, और 220.50 का हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए. नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो केमिकल और फर्टिलाइजर स्टॉक सेक्टर के अंदर से हम देख रहे हैं कि एक केमिकल सेक्टर के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है. तो श्री पुष्कर केमिकल्स एक स्टॉक है. अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम अक्टूबर में जो हाई बनाया था 270 का, उसके ऊपर लास्ट 3-4 दिन से कंफर्टेबली स्टॉक ट्रेड कर रहा था. और आज के दिन में भी हमने देखा कि वॉल्यूम के साथ जो स्टॉक है वो पॉजिटिव क्लोज हुआ है. लास्ट 3-4 दिन से कंटिन्यू 20 दिन के एवरेज के ऊपर, 20 दिन वॉल्यूम एवरेज के ऊपर बंद हो रहा है. ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है. श्री पुष्कर अभी आप लॉन्ग करके चल सकते हो. 292 के आसपास स्टॉक का क्लोजिंग है. ओवरऑल टारगेट हम 330 का देख रहे हो, और स्टॉप लॉस के लिए आप 269 मेंटेन कर सकते हो. ओके, तो श्री पुष्कर और कैनरा बैंक, ये 2 स्टॉक्स हैं जो कि किरण को पसंद हैं, और इस पर आप फोकस कर सकते हैं. अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में अच्छे रिटर्न की उम्मीद इन दोनों ही स्टॉक से. बहुत बहुत शुक्रिया किरण और शर्मिला आज शो में शामिल होकर हमसे चर्चा करने के लिए और अपने स्टॉक आइडियाज़ भी बताने के लिए. चलिए, कल की तैयारी में फिलहाल आज इतना ही. पूरी टीम को दीजिए इजाज़त. लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए. ब्रेक के बाद आ रहा है कंज्यूमर स्कैन.